जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब इंडियन एयरफोर्स को आने वाले कुछ महीने के अंदर 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। अब बातचीत ये चल रहा है, हो सकता है MRFA टेंडर में हम एयरफोर्स के लिए 114 फिर से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, अब इंडियन नेवी भी आगे जाकर और 36 राफेल एम को खरीद सकता है। लेकिन आप सब जानते हैं 2-3 दिन पहले जो हमारे नेवी चीफ है उन्होंने बयान दिया था, अब इंडियन नेवी की फाइटर आर्म को ताकतवर करने की ज़रूरत है। मतलब अब इंडियन नेवी में जितने भी एयरक्राफ्ट है या फिर हेलीकॉप्टर है उन्हें अब के हालात को देखते हुए और मॉडर्नाइज करना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं राफेल एम और F-18 ये दोनों रेस में हैं ताकि वो इंडियन नेवी को फाइटर जेट सप्लाई कर पाए। अब खबर ये आ रहा है, पिछले साल की शुरुआती महीने में जनवरी में राफेल एम इंडिया आ सकता है ताकि वो टेस्ट वगैरह कर पाए और ये प्रूव कर पाए कि राफेल एम इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पर वो आसानी से ऑपरेट कर पाए। अब दोस्तों, आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होगा, क्या राफेल एम F-18 को इस रेस में चुनौती दे पाएगा या फिर हरा पाएगा? अगर हम राफेल एम लेते हैं तो ये हमारे इंडियन नेवी की ताकत को समंदर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कितना बढ़ाएगा? इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये है, अब तो हमारे पास MiG-29K है और वो तकरीबन 2035 तक हम इसे इस्तेमाल करेंगे और 2030 तक TDBA फाइटर जेट भी आ जाएगा। तो फिर हमें क्या ज़रूरत हो रही है, हम राफेल एम या फिर F-18 जैसे फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर जा रहे हैं? अगर हम 36 राफेल एम खरीदते हैं तो क्या आगे जाकर ये TDBA प्रोजेक्ट पर कोई असर डालेगा? दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं डिटेल्स में आप सबके साथ बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब मैं राफेल एम की बात करता हूँ। आप मेरे पीछे राफेल एम को देख सकते हो, पीछे फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आप कहोगे राफेल एम तो फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी वो तो इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो भारत के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने के लिए उसको भारत आकर टेस्टिंग देने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इसके पीछे वजह ये है, हम जो एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर या फिर उनका बनावट अमेरिका या फिर फ्रांस की एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा अलग है। इसी वजह से जो फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, सेम फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। आप देखिए, ये 3 देश का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये रसिया का है, ये चाइना का है और ये भारत का है। ये तीनों देशों का एयरक्राफ्ट कैरियर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। और इस जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर अगर हम इसमें INS विक्रांत को ऐड कर देंगे और लियोनिंग के बाद सैंडोंग को भी ऐड कर देंगे, ये 5 एयरक्राफ्ट कैरियर में जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे वो स्की जंप मेथड से वो टेकअप करेंगे। लेकिन अगर आप अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर को देखोगे, वहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो काटापुल्ट सिस्टम से टेकअप करते हैं। इसी वजह से जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो डायरेक्ट आकर हमारी इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस होना जरूरी है। देखिए, एक फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर से 3 टाइप के मेथड से वो टेकअप और लैंडिंग कर सकते हैं। अगर मैं टेकअप की बात करूँ तो एक हो गया काटापुल्ट सिस्टम के जरिए टेकअप करना, वो आपको मैं वीडियो के जरिए बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का काटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम के ऊपर सवाल है, क्यों भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत कब बनाएगा? क्योंकि देखिए, जो काटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम होता है उसमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस स्की जंप मेथड वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा मेथड है वर्टिकल लैंडिंग वाला सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो ये आप F-35 को देख रहे हो, वो तो नॉर्मली टेकअप करते हैं, लेकिन लैंडिंग जब करते हैं ये वर्टिकली लैंडिंग करते हैं, कोई अरेस्टिंग केबल नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग करते हैं, नीचे अरेस्टिंग केबल होता है और फाइटर एयरक्राफ्ट नीचे हुक होता है और वो हुक जाकर वो अरेस्टिंग केबल में फंस जाता है, तो कम एरिया में भी ये फाइटर एयरक्राफ्ट रुक जाते हैं। नहीं तो एक नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट को मतलब लैंडिंग करने के लिए बहुत बड़ा रनवे की जरूरत होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, भारत के पास भी वर्टिकल लैंडिंग वाला फाइटर एयरक्राफ्ट था, सी हैरियर, हालांकि अब तो वो नहीं है, 2-3 साल पहले ये इंडियन नेवी में एक्टिव था। तीसरा हो जाता है स्की जंप वाला मेथड में टेकअप। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, भारत, रसिया और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर में ये मेथड है। हालांकि चीन अब जो टाइप 003 वाला बना रहा है वो काटापुल्ट सिस्टम वाला होगा। अब मैं आपको एक वीडियो के जरिए बताता हूँ काटापुल्ट सिस्टम कैसे काम करता है, और ये सिस्टम अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में होता है तो वो क्यों वो मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा। आप दोस्तों ये स्लाइड देखिए, F-35 जरूरत पड़ने पर स्की जंप भी कर सकता है। हालांकि जो ब्रिटेन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पर स्की जंप के लिए साइड में एक अलग सिस्टम दिया गया है,
और जो F-35 ब्रिटेन यूज करते हैं वो स्की जंप मेथड से टेकअप करते हैं। मतलब अगर भारत अगर चाहे तो इसे ले सकता है, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका कभी तो F-35 भारत को देगा नहीं और नेवी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि इसके पीछे अलग वजह हो जाएगा। आप देखिए अभी जो राफेल एम आएंगे वो डायरेक्ट आकर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में टेस्टिंग नहीं देंगे। वो INS हंसा, ये आप देख सकते हो, ये INS हंसा में जैसे पहले तेजस को यहाँ पर टेकअप करके सक्सेसफुल देखा गया कि कैसा काम कर रहा है, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उसे लैंडिंग किया गया था। सेम चीज़ हो सकता है, राफेल एम पहले आकर INS हंसा में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पर वो टेस्ट देगा। अगर सक्सेस हुआ तो शायद वो जाकर कभी आप INS विक्रांत या फिर INS विक्रमादित्य में उसे लैंड करते हुए देख पाओगे। डिपेंड करता है जो जनवरी महीने में आएगा वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहता है, क्योंकि एक साल पहले ही जो F-18 है वो अमेरिका में एक टेस्टिंग फैसिलिटी में ऑलरेडी स्की जंप मेथड यूज करके इस रेस में थोड़ा आगे है। अगर राफेल एम INS हंसा में टेस्ट सक्सेसफुल दे देता है तो उसका चांस बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर F-18 के चांस ज़्यादा होगा। अब मैं बात करता हूँ राफेल एम एक नावल फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर वो कितना खतरनाक है और वो हमारी नेवी की ताकत को आगे जाकर कितना ज़्यादा बढ़ाएगा। दोस्तों अगर हम राफेल एम की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर हम MiG-29K के साथ कंपेयर करें तो दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हालांकि F-18 की कंपेयर में राफेल एम थोड़ा पीछे रह जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आप सब जानते हैं हम अभी तक कोई भी अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो अगर राफेल एम हमारे पास ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन हम राफेल एम के तौर पर जाना चाहिए। अगर राफेल एम फेल हो जाता है टेस्ट में तो हम F-18 की तरफ नज़र डाल सकते हैं। सब कुछ अब देखना होगा जनवरी महीने में जो टेस्ट होगा उसमें राफेल एम कितना सक्सेसफुल होता है। राफेल एम में आप सब तो जानते हैं मीटियर मिसाइल है, एयर टू एयर फाइट में वो काफ़ी एडवांस पड़ेगा दुश्मन देशों के खिलाफ। इसके साथ स्काल्प क्रूज मिसाइल है, AIM-39 जैसे एंटी शिप मिसाइल भी है जो समंदर में दुश्मन सेना की शिप्स पर भारी पड़ेगा। इसके साथ अगर हम आने वाले टाइम में एयरफोर्स के लिए 100 के ऊपर राफेल खरीदेंगे और उसके साथ में अगर हम नेवी के लिए भी राफेल खरीदेंगे तो आखिर में कॉस्ट मेंटेनेंस को लेकर भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी अब देखना होगा जनवरी महीना में INS हंसा में राफेल एम कितना सक्सेसफुल होता है। अगर तब राफेल एम सक्सेसफुल हुआ तो हमें जल्द से जल्द ऑर्डर दे देना चाहिए, क्योंकि अब अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडियन नेवी को जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।